वन एक्स और डी साई वन का कॉन्जुगेट ओवर डी एक्स माइनस साई वन का कॉन्जुगेट एक्स डी साई वन एक्स और डी एक्स। मतलब देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट की, तो हमारे पास इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या है, ई रेज टू पार आयोटा के वन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है। अब आपने क्या करना है, हमें तो अब चूँकि इंसिडेंट की बात करें तो हम ये वेव इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले तो हम इस वेव इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, इस वेव इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है जी, अब आपके पास आ गया आपने वेव फंक्शन लिख लिया, साई वन एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पर आयोटा के वन एक्स। तो बेटा सबसे पहले हमें तो क्या चाहिए, एक तो साई वन एक्स चाहिए था, वो हमारे पास है। अब हमने साई वन एक्स का कॉन्जुगेट लेकर उसका डेरिवेटिव लेना है, और इसी तरह साई वन एक्स का कॉन्जुगेट भी लेना है। फिर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जी। साई वन एक्स किसके इक्वल है, ई रेस्ट पर आयोटा के वन एक्स, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ए का कॉन्जुगेट आ जाएगा, और आयोटा की टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव भी चाहिए। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस, जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा ये टर्म एज इट इज़, और इसकी पावर का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा के वन एक्स जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह सिंपल का डेरिवेटिव ले लेंगे तो बेटा वो क्या आएगा, आयोटा के वन ए रेज़्ड पर आयोटा के वन एक्स। अब हम जे इंसिडेंट में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आयोटा एच का 2m एज इट इज़ जो है साई कॉन्जुगेट, फर्स्ट हमारे पास क्या था, साई की वैल्यू हमने क्या करना है, साई एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा साई एक्स की जगह ये आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव ये चीज़ आ जाएगी, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर उसके बाद साई का कॉन्जुगेट और देन दिस टर्म। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा के वन ए का कॉन्जुगेट ई रेज टू पार आयोटा के वन एक्स माइनस के वन एक्स, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा के वन ए कॉन्जुगेट ई रेज टू पार आयोटा के वन एक्स माइनस के वन एक्स। अब देखिए बेटा ये टर्म सेम है, मतलब ये प्लस माइनस हो रही है तो ये ज़ीरो, ये टर्म खत्म होगी क्योंकि ई रेज टू पार 0 1 होती है, पीछे ये चीज़ बची। इसी तरह ये टर्म भी खत्म हो गई, 1 बचा इधर भी। तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये माइनस आयोटा के वन ए का कॉन्जुगेट है, ये भी माइनस आयोटा के वन ए का कॉन्जुगेट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा के वन ए का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 के साथ कैंसिल आउट कर दोगे, और माइनस जो है वो यहाँ माइनस इसका -2 अब देखिए बेटा आयोटा जो है वो आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आते हैं, माइनस के, -1 क्या आता तो वो माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एच कट के वन ओवर एम, और ए का कॉन्जुगेट मिलकर ए के मोड का स्क्वायर बना देंगे। तो ये हमारे पास जे इंसिडेंट जो है, मतलब जे इंसिडेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, जे रिफ्लेक्टेड भी ऐसे कैलकुलेट करना है और जे ट्रांसमिटेड भी। जे रिफ्लेक्टेड के लिए बेटा आपने इक्वेशन लेनी है बी वाली, और जे ट्रांसमिटेड के लिए आपने इक्वेशन लेनी है जब आपने जे रिफ्लेक्टेड को जो है वो सॉल्व करना है तो बेटा आपने ये इक्वेशन लेनी है, और जब आपने जे ट्रांसमिटेड को सॉल्व करना है तो बेटा आपने ये इक्वेशन लेनी है। ठीक है, इनको सॉल्व करके जैसे मैंने ए के लिए सॉल्व किया है, मतलब इंसिडेंट के लिए सॉल्व किया है, वैसे ही आपने इन दोनों को भी सॉल्व करना है। तो आपके पास जे इंसिडेंट और जे रिफ्लेक्टेड और जे ट्रांसमिटेड, तो जे रिफ्लेक्टेड किसके इक्वल आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एच कट के वन ओवर एम पी के मोड का स्क्वायर, जे ट्रांसमिटेड एच कट के टू एम ओवर सी के मोड का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर किसके इक्वल था, जे आर ओवर जे आई के, तो बेटा जे आर की वैल्यू पुट कर दी, ये जे आई की वैल्यू पुट कर दी। जो है वो सॉल्व करके इसको, मतलब इसकी कैंसिलेशन से आपके पास बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मोड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, ट्रांसमिटेड के लिए मतलब फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास के टू ओवर के वन सी के मोड का स्क्वायर ओवर ए के मोड का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने आर और टी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आपके पास बी और ए की वैल्यू आ जाए तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बी और ए की ज़रूरत है, टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सी और ए की ज़रूरत है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर दिस वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शंस एट x इज इक्वल टू 0 सिंस बोथ द वेव फंक्शंस एंड देयर
फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये वेव फंक्शन जो है ये भी मतलब ये दो वेव फंक्शन जो है वो साई 1 और साई 2 ये भी जो है वो कंटिन्यूस है, और इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूस होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं साई 1 0, मतलब कंडीशन बाउंड्री कंडीशन लगाने के साई 1 0 जो है वो किसके इक्वल आएगा, साई 2 0 के। इसी तरह साई 1 के डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद अगर 0 पुट करें तो वो सेकंड डेरिवेटिव के 0 के इक्वल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, पहले तो साई 1 और साई 2 को ऐड करना है, ठीक है। साई 1 की जो भी वैल्यू है और साई 2 की जो भी वैल्यू है आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करके उसमें क्या पुट करना है, 0। तो चलिए देखते हैं। जी बेटा ये देखें, ये साई 1 है, यहाँ आपने क्या करना है, साई 1 और साई 2 को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इज़ इक्वल टू मतलब दोनों को इक्वल करना है, सॉरी बेटा ऐड नहीं करना, मतलब दोनों को आपने इक्वल करना है, क्योंकि हमने कहा है कि साई 1 जो है वो इक्वल है किसके, साई 2 के। तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। फिर आपने क्या करना है, साई 1 की जगह भी 0 पुट करना है और साई 2 की जगह भी 0 पुट करना है। तो यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह 0 आ जाएगा। ये टर्म तो हमने पहले ही 0 ले ली थी, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि सेकंड रीजन में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। तो बेटा क्या आएगा, ये जब 0 यहाँ पुट किया तो ये इक्वेशन मतलब ये 1 होगी टर्म, ये भी टर्म 1 होगी। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, c के, क्योंकि ये टर्म भी क्या हो जाएगी 1। ये आपने इसको ले लिया 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव लेना है। अब आपने इनके डेरिवेटिव्स मतलब ये आपने a प्लस बी इज इक्वल टू सी निकाल लिया, ठीक है। जब आपने इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को इक्वल करके फिर लिमिट पुट की, मतलब बाउंड्री कंडीशन 0 पुट की, तो आपके पास रिजल्ट आया a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसी तरह बेटा आपने साई 1 का डेरिवेटिव लेना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट किया, मतलब साई 1 को डिफ्रेंशिएट किया, तो बेटा आपके पास ये चीज़ आई। और आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ भी एक्स जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 1 हो जाएगी और ये टर्म भी 1 हो जाएगी। अब साई 2 के लिए भी, साई 2 का जो फंक्शन है d तो वैसे 0 था, तो सिंपल c था, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ भी फिर 0 पुट कर देंगे। तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1, तो आयोटा k2c आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों डेरिवेटिव्स को भी इक्वल करना है, तभी ये कंटिन्यूस होंगे। इन दोनों को भी इक्वल करना है। तो बेटा दोनों को इक्वल करके आपने क्या करना है, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट, तो k1 a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा, k2c के। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई, ये आपके पास इक्वेशन 2। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐड करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू k2 ओवर k1 c, ठीक है। ये आ गई, आपने इसको इधर डिवाइड कर देना है। तो बेटा क्या होगा, जब आप इनको ऐड करोगे तो a और a मिलके 2a हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, और c k2 ओवर k1 c प्लस c, तो c कॉमन ले लें तो k2 ओवर k1 प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ 2a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, k2 ओवर k1 प्लस 1 इंटू सी के। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए जब आपने आर जब कैलकुलेट करना है, वो आपके पास ट्रांसमिटेड जो है वो फंक्शन निकालना है, ये कोफिशिएंट निकालना है। तो आपने देखा था वो c ओवर a रेशो थी, तो देखिए यहाँ से सिंपली हमें c ओवर a रेशो मिल जाएगी। ये टर्म जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही तो जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 2 एज इट इज़ a को इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो c ओवर a यही चीज़ हमें चाहिए थी, और ये जाके मतलब डिवाइड हो जाएगी, तो मतलब टर्म उलट जाएगी। तो t हमारे पास किसके इक्वल है, c ओवर a के मोड का स्क्वायर इंटू k2 ओवर k1। तो बेटा c ओवर a की वैल्यू पुट कर देते हैं। मोड का मतलब चूँकि यहाँ कोई भी आयोटा टर्म नहीं है, मतलब इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो हम एज इट इज़ इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ k2 ओवर k1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4k1 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a k1 k के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास 4k1 k2 ओवर r1 k1 प्लस k2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो t आपके पास t की वैल्यू ये आ गई। अब बेटा यहाँ k जो है आपने पता क्या करना है, यहाँ k1 और k2 की वैल्यू पुट करनी है, k1 और k2 की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो रेशो k2 और k1 की रेशो आएगी, उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, k। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 4k 1 प्लस k का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट और रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। अगर आपका आंसर 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स कि आपने गलत कैलकुलेशन की है, और अगर आपका आंसर 1 के इक्वल आता है तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए आपके पास अब ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट आ गया, आपने रिफ्लेक्टेड निकालना है, तो बेटा टी को इधर ले जाएँ, तो 1 माइनस टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। तो 1 एज इट इज़ टी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें,
और फिर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर इस स्क्वायर को खोलें, स्क्वायर को खोलेंगे तो फिर इस टर्म मतलब इसमें से इसको माइनस कर दे तो -2 K1 K2 आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा K1 - K2 का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज़। और फिर आपने क्या करना है, K1 और K2 की जो है वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। K1 और K2 की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद फिर जहाँ K2 और K1 की रेशो होगी उसकी जगह आपने कैपिटल K जो है वो पुट करना है। तो बेटा आपके पास ये रिफ्लेक्टेड जो है वो कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी वी नोट से, तो के आपके पास आएगा 1 - वी नोट ओवर ई के स्क्वायर रूट के, और जो नियरली इक्वल होगा 1 के। और जब के की वैल्यू 1 होगी तो टी आपके पास क्या आएगा 1, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट क्या होगा 1, और उस वक्त आर क्या होगा 0। लेकिन जब ई की वैल्यू वी नोट आएगी तो यहाँ ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा 1। अब बेटा इसी तरह आपने केस 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। केस 2 को सॉल्व करना है। केस 2 क्या है, वो केस है जिसमें एनर्जी जो है वो लेस देन होगी। केस 2 में क्या है, एनर्जी जो है वो लेस देन होगी पोटेंशियल से, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब एनर्जी जो है वो लेस देन होगी पोटेंशियल से तो क्या होगा। सबसे पहले बेटा साई 1 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। रीजन 1 के लिए मतलब आपने क्या करना है, केस 2 में लेना है एनर्जी जो है वो लेस देन होगी पोटेंशियल से। जैसे आप पीछे काम करके और बिल्कुल आपने यहाँ भी वैसे ही करना है। आपने रीजन 1 के लिए वेव इक्वेशन निकालना है, रीजन 2 के लिए वेव इक्वेशन निकालना है। बेटा रीजन 1 के लिए वेव इक्वेशन सेम रहेगी, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा रीजन 2 के लिए, क्योंकि रीजन 2 में क्या होगा जब आपने, क्योंकि रीजन 1 में तो पोटेंशियल है ही 0, ठीक है ना। रीजन 1 में तो पोटेंशियल है ही 0, तो रीजन 1 को में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वेव इक्वेशन का जो आपने रिजल्ट निकाला है वो ऐसे रहेगा। लेकिन जब आप रीजन 2 की बात करोगे तो रीजन 2 में क्या था, पहले आपने कहा था कि एनर्जी जो है पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो आपने एनर्जी में से पोटेंशियल की टर्म को माइनस किया था। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने क्योंकि यहाँ आपने बता दिया है कि एनर्जी लेस देन है पोटेंशियल से, तो आपने क्या करना है, पोटेंशियल में से एनर्जी को माइनस करना है। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए साई 1 की वैल्यू एज इट इज़, ठीक है, जैसे आपने पहले किया वैसे ही आप करोगे। फॉर रीजन 2 इट इज़ क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, मतलब जब क्लासिकली अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये फॉरबिडन रीजन लगता है, लेकिन मैकेनिकली ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें सेकंड रीजन के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो हम एज इट इज़ जैसे पहले लिखते हैं वैसे इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारे पास ये चीज़ आई थी 2m - वी नोट ओवर एच कट का स्क्वायर इंटू साई 2, ठीक है। अभी आपने जो पीछे काम करके आए बेटा, ये इसको आपने मतलब इसको वैसे ही करना है जैसे पीछे करके आए हो। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो है ना 2m - वी नोट ओवर एच का स्क्वायर, ये v के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने किसके इक्वल, इसको म्यू भी कहते हैं, मतलब इसको इसकी लैंग्वेज में म्यू कहते हैं, ये म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो जब आप साई 2 के लिए वेव इक्वेशन लिखोगे, साई 2 के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, c e⁻ म्यू एक्स, और d क्या आएगा e⁻ म्यू एक्स की। तो जब x की वैल्यू जो है मतलब माइनस x की वैल्यू जो है वो इन प्लस इन्फिनिटी होगी तो साई 2 मस्ट बी 0 और d जो है वो भी 0 होगा। तो जाहिर सी बात है जब रीजन 1 है, तो रीजन 1 के लिए साई 2 नहीं आएगा, मतलब रीजन 1 की बात कर रहे हैं तो रीजन 1 के लिए साई 2 नहीं आएगा। तो जब साई 2 नहीं होगा तो d की वैल्यू क्या होगी 0, तो साई 2 के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा, यही। यहाँ बेटा माइनस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से कम है, ठीक है। अब देखिए बेटा साई 2 भी आपके पास आ गया, साई 2 आपके पास आ गया। अब या बेटा इसकी रीज़न ये भी है कि अगर आप x प्लस इन्फिनिटी की बात करते हो तो यहाँ d 0 इसलिए भी लिया है, जैसे आपने पहले पढ़ा ना कि रीजन 2 के लिए रे जो है वो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। रीजन 2 के लिए रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो d 0 है। तो सेम यही यहाँ भी सिचुएशन है कि यहाँ भी हम 0 ले रहे हैं। तो लास्ट मतलब जब आपने फर्स्ट केस डिस्कस किया उसमें भी आप क्या कर रहे थे, c को ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ हम माइनस ले रहे हैं। माइनस साइन यहाँ इंडिकेट करेगा कि आप मतलब एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से क्या है कम। अब देखिए बेटा आपके पास साई 1 भी आ गया, साई 2 भी आ गया। क्या आप साई 1 और साई 2 को सॉल्व करके रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट जो है मतलब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं? यकीनन आप कर सकते हैं। तो बेटा ये आपने खुद करना है, जैसे केस 1 को अच्छे से समझना है। केस 1 को समझने के बाद उसको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, देखिए साई 1 की इक्वेशन भी मैंने लिख दी है, साई 2 की इक्वेशन भी लिख दी है। आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट निकालना है और रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट निकालना है।
जी स्टूडेंट्स, ये जो करंट डेंसिटी जो है ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी जो है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है, करंट डेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, और ये जो है टी जो है वो भी ज़ीरो आएगा, और आर जो है वो 1 आएगा। तो बस स्टूडेंट ये यहीं तक था, आपने मतलब इसको खुद सॉल्व करके ये रिज़ल्ट निकालना है। तो बेटा अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।